हेलो बच्चों, मेरा नाम है तेजेश दीक्षित। स्वागत है मेरे चैनल पर आप सभी बच्चों का। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट्स। ये जो चैप्टर है इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे चैप्टर्स से जुड़े हुए हैं, जैसे रिलेशन फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी है और भी चैप्टर्स हैं, और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं वो भी इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो चैप्टर को इजी लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स के साथ हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले समझने वाली बात इसमें है कि सेट्स क्या है। कोई एक सेट क्या होता है, सेट दरअसल ये चीज़ है क्या। तो इसको समझने से पहले एक और चीज़ हमें समझनी होगी, वो है कलेक्शन। तो ये कलेक्शन तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, कलेक्शन क्या है। कलेक्शन मतलब ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, एक तरह की ऑब्जेक्ट्स हैं उनका कलेक्शन। जैसे मान लो कार्ड्स हैं, प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़े होंगे, है ना। कार्ड्स का कलेक्शन है। या मान लीजिए क्राउड ऑफ पीपल है, लोगों की भीड़ है, तो वो भी एक कलेक्शन है ना। क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम क्या है, इसमें भी मेंबर्स हैं, तो ये भी एक कलेक्शन है। टीम के मेंबर्स होंगे ना, मेंबर्स मिलकर तो एक कलेक्शन बना रहे हो, उसको आप क्रिकेट टीम बोल रहे हो। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह से यदि मैथमेटिकली हम देखें, मैथमेटिक्स में भी हमको कलेक्शन मिलते हैं बहुत सारे, जैसे नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर भी एक कलेक्शन है ना। प्राइम नंबर है, तो ये भी बहुत सारे नंबर होते हैं, नंबर्स का एक कलेक्शन होता है। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर काइंड का जो जिसमें एक जैसी ऑब्जेक्ट्स रखी हुई होती हैं उसको हम कलेक्शन कहते हैं। एक पर्टिकुलर काइंड की ऑब्जेक्ट्स हों उसको हम कलेक्शन कहते हैं। अब ये जो कलेक्शन है, ये जो कलेक्शन आपको दिखे, तो कलेक्शन में जो मेंबर्स मौजूद हैं ये डिफर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया कि बताइए बेस्ट 5 प्लेयर्स, बेस्ट 5 प्लेयर्स ऑफ इंडियन टीम। तो 5 प्लेयर्स के आप यहाँ नाम लिखोगे, कलेक्शन फॉर्म होगा, ये एक कलेक्शन होगा। लेकिन अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग मेंबर्स होंगे, यानी कि पहला जो बंदा है कोई, वो कुछ और 5 नाम ले सकता है या 4 नाम ले सकता है। 5 है तो 5 नेम्स हैं। दूसरा कोई बंदा है वो अलग कोई 5 नाम ले सकता है। तीसरा कोई बंदा है वो अलग कोई 5 नाम ले सकता है। तो ये कलेक्शन जो है ये प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड का मतलब है कि हर व्यक्ति का आंसर सेम आना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब है कि पर्सन टू पर्सन वो चेंज नहीं हो सकता। अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा तो उसको हम बोलेंगे सेट। तो सेट क्या है, सेट है ए वेल डिफाइंड, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल्स हैं, चाहे आप किसी भी बंदे से पूछो वो आपको यही आंसर देगा। ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, इसका आंसर तो यही रहने वाला है। या मैं आपसे कहूँ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो यहाँ इस केस में आप नेचुरल नंबर ये लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये नेचुरल नंबर 10 से छोटे हैं, किसी भी व्यक्ति से आप पूछोगे तो वो इसका यही आंसर देगा। पर्सन टू पर्सन ये चेंज नहीं होगा। ये भी एक करेक्शन ही है, लेकिन ये डिफाइंड हो गया कि 10 से छोटा होना चाहिए। यहाँ कोई डिफाइन किया हुआ नहीं है। यहाँ तो आपने 5 प्लेयर्स के नाम ले दिए, अब तो किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है। या मान लो आपने 5 एक्टर्स के नाम ले लिए कि आपके जो फेवरेट 5 एक्टर्स हैं उनके नाम बताइए। तो पर्सन टू पर्सन ये चेंज हो सकता है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो जो सेट क्या रहा, सेट रहा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहा। यहाँ तक हमने ये चीज़ समझ ली। अब मैथमेटिक्स में पहले से ही मौजूद कुछ कलेक्शन हैं, वो भी वेल डिफाइंड वाले, यानी कि
कुछ सेट ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में पहले से ही डिफाइंड हैं। जैसे देखो, आपने रियल नंबर चैप्टर क्लास 10th में पढ़ा था, तो वहाँ एक सेट होता है n, और ये n रिप्रेजेंट करता है, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। इसी तरह से z से हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को, तो ये क्या है, ये है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सिमिलरली q, q से हम रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को, ये क्या है, ये है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। इसी तरह से r से हम रिप्रेजेंट करते थे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। z यानी कि इंटीजर है, यहाँ प्लस का साइन लगाऊंगा तो ये है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। और यदि यहाँ मैं q प्लस लगाऊंगा, इट मीन्स इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। r प्लस ये रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। अब ये चीज़ तो हमने देख ली, हमने दो चीज़ अब तक सीखी कि सेट क्या होता है। सेट होता है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब बात आती है कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो सेट में आप ये याद रखिए कि जैसे मैंने आपसे कहा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, एंड सो ऑन। तो ये नेचुरल नंबर हैं सभी के सभी। तो इस सेट का एक नाम देते हैं हम, और वो नाम देते हैं हम कैपिटल लेटर से n, और यहाँ लगाएंगे इज इक्वल टू। तो हमेशा सेट का जो नाम है वो कैपिटल्स में रहेगा, यानी कि कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा नाम को। और सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम करली ब्रेसेस में लिखते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। करली ब्रैकेट के अंदर हर एक जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर है उसको हम एलिमेंट भी कहते हैं, मेंबर भी कहते हैं, है ना, या ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो सेट को लिखने का ये तरीका हो गया कि कैपिटल लेटर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जो मेंबर्स हैं वो सभी इसके अंदर लिखे जाते हैं और वो ब्रैकेट के अंदर बंद किए जाते हैं। एक चीज़ तो ये समझ ली। दूसरी चीज़ ये समझी कि मेंबर्स कहलाते हैं, हर एक जो ऑब्जेक्ट है मेंबर्स कहलाता है। और यदि सपोज आपसे कोई कहता है सेट ऑफ वोवेल्स, तो वोवेल्स मान लीजिए आपने क्यू लेटर से रिप्रेजेंट किए, वोवेल्स क्या होंगे, क्यू इज अ सेट ऑफ वोवेल्स। अब लिखोगे क्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ जो आप वोवेल्स लिखोगे ए ई आई ओ यू, यहाँ ये सभी लेटर्स स्मॉल में लिखे जाएंगे, यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को हमेशा हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है एलिमेंट्स को। इतनी बात क्लियर हो गई, अब चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए कि ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सभी वॉवेल्स हैं, तो मैंने लिखा ए ई आई ओ यू। तो देखिए, इस ए सेट के अंदर, यानी कि ये एक परिवार है, उस परिवार के अंदर इतने मेंबर हैं, तो ये परिवार भी इसका हिस्सा है, ये मेंबर भी इस परिवार का हिस्सा है, ई भी इस परिवार का हिस्सा है, आई भी इस परिवार का हिस्सा है, ओ भी इस परिवार का हिस्सा है, यू भी इस परिवार का हिस्सा है, यानी कि सभी मेंबर्स ए सेट का हिस्सा है। तो ये जो ए है, ये कैपिटल ए का हिस्सा है, यानी कि इसको बिलोंग करता है। तो इसको लिखने का तरीका होता है बिलोंग्स टू का सिंबल, एप्सिलॉन बोलते हैं वैसे इसको। तो ये लिखा जाता है ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि इसको आप ऐसे पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू ए। या दूसरा एग्जांपल ले सकते हो आप कि ई बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है ये इस सेट का हिस्सा है।
और यदि हिस्सा नहीं होता, जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ P डज नॉट के लिए आप यहाँ क्रॉस लगा दें, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि P जो है ये इस ए सेट का हिस्सा नहीं है, इसका मेंबर नहीं है। तो इसको हम पढ़ेंगे P डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हमको। अब सेट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, यानी कि सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, कौन कौन से? एक तो है रोस्टर फॉर्म या टेब्यूलर फॉर्म, और एक कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इनके बारे में बात करते हैं, ये क्या है। तो मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूँ ताकि आप इन दोनों में समझ पाएँ डिफरेंस क्या है। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ रोस्टर फॉर्म और टेब्यूलर फॉर्म, और इधर लिख देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए एग्जाम्पल से हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। दरअसल जो रोस्टर फॉर्म होता है, इसके अंदर ब्रैकेट्स में हम एलिमेंट्स को लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा जा रहा है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। ये हमको बोला जा रहा है। अब हमको इसको सेट की फॉर्म में लिखना है, तो पहली चीज़ तो है कि आप सेट का कोई नाम दीजिए। जैसे नाम मैंने दिया, सपोज एक्स नाम दिया, तो एक्स कुछ इस तरह से है। फिर आपको ब्रैकेट्स लगाने होते हैं, करली ब्रैकेट्स इस तरह से। ये रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म एक ही बात है, इसको लिखने का तरीका है। तो आपने सेट का नाम दे दिया एक्स, ब्रैकेट्स लगाए। अब आपको एलिमेंट्स लिखने हैं। एलिमेंट्स क्या? देखो सेट वो है जिसके अंदर सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो भी 7 से छोटे, लेस देन 7। 7 से छोटे कौन कौन से हो जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर, वो भी पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हो जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर। आप यहाँ लिखोगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये सभी क्या हो गए? ये इसके एलिमेंट हो गए, और इसी फॉर्म को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ये कहलाता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, या मैं ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स which divide 42। यानी कि उन सभी नेचुरल नंबर्स को लिखना है हमें जो 42 को डिवाइड कर दें। सेट का कोई नाम ले लो आप, जैसे मान लो y ले लिया। अब कौन कौन से नंबर हैं जो 42 को डिवाइड कर सकते हैं? तो देखो 1 डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 6 कर सकता है, 7 कर सकता है, 14 कर सकता है, 21 कर सकता है, 42 कर सकता है। तो ये सभी इसके एलिमेंट्स हो गए, और ये जो आपने लिख दिया, ये फॉर्म रिप्रेजेंटेशन की कहलाती है रोस्टर फॉर्म। इसी को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इस तरह से रोस्टर फॉर्म लिखी जाती है। आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा, उस स्टेटमेंट से आप रोस्टर फॉर्म इस तरह से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। ठीक है, ये क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म? तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या होता है? देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है कि आपको एक सेट दे दिया जाएगा, उस सेट से आपको एक अलग ही फॉर्म लिखनी होती है। सेट बिल्डर फॉर्म में जनरली आपको एक कॉमन प्रॉपर्टी बतानी होती है। इसमें हमको क्या है? एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखनी होती है।
कॉमन प्रॉपर्टी लिखनी होती है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल समझो इसको। आपको हमने कहा कि एक सेट है वी जिसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हैं A E I O U। अब हम आपसे कह रहे हैं कि इसको भाई सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, यानी कि एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखी है आप, कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले इसको देखो जरा ध्यान से, ये A E I O U क्या है? तो आप देखोगे सर ये तो वॉवेल्स हैं, ये तो वॉवेल्स हैं सर। हाँ वॉवेल्स हैं, बिल्कुल सही बात है। और वॉवेल्स में ही ये प्रॉपर्टी है, और वॉवेल्स के अलावा और कोई शब्द आप इस्तेमाल करोगे तो इसमें कोई और अल्फ़ाबेट एंटर हो सकता है, लेकिन वॉवेल्स अगर आप बोल दोगे तो यही नज़र आएंगे आपको। तो देखो, सेट बिल्डर फॉर्म में भी सेट का नाम आप लिखोगे, ये वी लिख दिया आपने, वी इज इक्वल टू, यहाँ भी ब्रैकेट्स रहेंगे। अब इसका जो हर एक एलिमेंट है, मान लो अभी आपको पता नहीं एलिमेंट क्या है, आपने एलिमेंट को एक्स मान लिया है, हमें नहीं पता इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो एक एलिमेंट है एक्स, फिर किस तरह से है वो एलिमेंट, तो आप यहाँ लिखेंगे एक्स इज सच दैट। इसका मतलब है सच दैट, किस तरह से कि ये जो एक्स है ये एक वॉवेल है, ये भी 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 वॉवेल है। आप क्या लिखोगे? एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लेके आओगे, जैसे मान लो आपको सिर्फ इतना दिया होता, सेट बिल्डर फॉर्म दी गई होती, आपसे कोई कहता है कि जरा ऐसे रोस्टर में लिखना, तो आप क्या लिखते कि एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टी है कि हर एक एलिमेंट जो है वो वॉवेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो हर एक एलिमेंट आप कैसे लिखोगे? ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया। अब ये जो फॉर्म है ये रोस्टर है, और ये जो फॉर्म आपको दिख रही है ये सेट बिल्डर है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, अब ये लिखा कैसे जाता है इसको और ज़रा ध्यान से समझते हैं। हमने यहाँ पर एक एक्स एलिमेंट का इस्तेमाल तो किया ही था, ये एक्स एलिमेंट का इस्तेमाल किया था, हमने बताया है कि यहाँ एक एलिमेंट एक्स है, सबसे पहले तो एक्स लिखना है, उसके बाद ये सेमी कॉलन लगाना है आपको, ठीक है, कॉलन बोलते हैं वैसे इसको, सेमी कॉलन नहीं, कॉलन। एक्स लिखना है, कॉलन लगाना है, और उसके बाद ये प्रॉपर्टी लिखनी है आपको कि एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। पढ़ने का तरीका सेम है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये जो वर्ड है इसको हम सच दैट पढ़ते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। और देख लेते हैं, ठीक है, और एक आध एग्जाम्पल देखते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल पहले वाला ही दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, एक एलिमेंट आपको दे दिया, एक सेट आपको दे दिया, और नंबर यहाँ लिखे हैं 1 2 3 6 7 14 21 42। मान लो वही एग्जाम्पल था कि एक सेट है एक्स, और इस तरह से है कि इसके अंदर सभी ये ऑड पॉजिटिव नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं। अब आपको इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना? तो सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे इसको? तो आप यहाँ लिखोगे एक सेट एक्स है, और इधर एक्स जो है वो कुछ इस तरह से है कि एक्स, अब यहाँ देखो सभी नंबर्स पॉजिटिव हैं,
नेचुरल नंबर से स्टार्टिंग हो रही है, सभी नेचुरल नंबर पॉजिटिव है, तो आप यहाँ लिखोगे x इज ए ऑड नेचुरल नंबर। तो ये लिख गया सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक, अब और एग्जांपल देखते हैं एक दो। जैसे सपोज आपसे कहता है क्वेश्चन में कि ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। आप इसके सॉल्यूशन का सेट लिखिए, सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, और वो भी रोस्टर फॉर्म में, इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म कौन सी है? जिसमें एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, यानी कि आपने कोई सेट का नाम लिख लिया, जैसे सपोज मैं एक्स नाम दे देता हूँ, या वाई दे दो, चलो नाम, सेट का नाम वाई है। सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन को हमने वाई मान लिया, वाई है। तो वाई के एलिमेंट्स अब आपको लिखने हैं। एलिमेंट्स क्या होंगे? जो इसका सॉल्यूशन हो। तो पहले सॉल्यूशन निकालो इसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो है, इसका सॉल्यूशन निकालो। तो फैक्टर आप करोगे तो इसके फैक्टर क्या आएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स कॉमन लिया आपने, तो एक्स प्लस टू और माइनस वन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। और जीरो से इक्वेट आप करोगे तो एक्स की वैल्यू वन आई और माइनस टू आई। तो एक्स की वैल्यू वन और माइनस टू आई, यही इसका आंसर हो गया। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि solution set of this equation is वन कॉमा माइनस टू। ये हो गया। और एग्जांपल मान लो आपसे कहा जा रहा है कि एक सेट दिया है, एक सेट दिया है इस तरह से कि x is such that x is a positive integer, x is a positive integer and x square is less than 40। यानी कि x एक पॉजिटिव इंटीजर है और उसका हर नंबर का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो 40 से कम होना चाहिए। तो इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे? तो रोस्टर फॉर्म में तो एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो आपने लिखा x इज इक्वल टू, देखो वन का स्क्वायर करोगे 40 से कम, टू का करोगे कम, थ्री का भी कम, फोर का भी कम, फाइव का भी कम, सिक्स का भी कम। लेकिन सेवन का स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा, जो बड़ा हो जाएगा, तो सिक्स तक ही रह जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आप इसके कर सकते हैं आसानी से। और देख लो, और आपको एक दो क्वेश्चन दे देता है। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है एग्जाम्पल, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स ही हैं। आपसे कह रहा है कि कोई एक सेट ए है और इस तरह से दिया है 1,4,9,16,25, और इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में अरेंज करना है। तो ये रोस्टर फॉर्म दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है। तो सबसे पहले तो ये जो एलिमेंट्स लिखे हैं इनकी कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढिए। जब तक आप कॉमन प्रॉपर्टी नहीं ढूंढेंगे तब तक सेट बिल्डर फॉर्म में लिख ही नहीं पाओगे। तो आपने ये तो लिख लिया यहाँ a इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट। अब कॉमन प्रॉपर्टी आप देखोगे तो देखो, यहाँ वन है, यहाँ फोर है, यहाँ नाइन है। तो एक तरह से ये वन का स्क्वायर है, ये टू का स्क्वायर है, ये थ्री का स्क्वायर है, ये फोर का स्क्वायर है, ये फाइव का स्क्वायर है। यानी कि ये जो लिखे हुए हैं ये नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है ना। तो यहाँ पर x जो है वो कुछ इस तरह से है कि x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, और अगर चाहो आप तो इसको डायरेक्टली मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि x जो है वो कुछ इस तरह से है कि x n स्क्वायर के बराबर है, और यहाँ जो n है, ये जो आपने n स्क्वायर का n लिखा है, ये नेचुरल नंबर का हिस्सा है। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है।
चाहे ऐसे लिख दो आप, चाहे ऐसे लिख दो। जो बाद में आप ये हिस्सा लिखोगे इसको आपको बताना पड़ेगा ये किसका हिस्सा है। मैंने यहाँ बताया है वेयर n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है ये स्मॉल n। यहाँ अलग अलग वैल्यू आप रखते जाओ, n की जगह 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखोगे 2 स्क्वायर, 3 रखोगे 3 स्क्वायर, 4 रखोगे 4 स्क्वायर आते जाएंगे। एक और एग्जाम्पल दिया है कि ये आपको दे रखा है एक सेट है कोई सा भी, नाम दे लो अपनी तरफ से, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे? तो यहाँ कॉमन प्रॉपर्टी आपको ढूंढनी पड़ेगी। कॉमन प्रॉपर्टी जब तक आप नहीं ढूंढोगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? देखो, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में 1 का डिफरेंस है। यदि यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यदि यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यदि यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, यदि यहाँ 4 है तो यहाँ 5 है, यदि यहाँ 5 है तो यहाँ 6 है ना? तो आप ये लिख सकते हो कि x जो है वो कुछ इस तरह से है कि x इज इक्वल टू किसके है, कोई भी नंबर आपने लिया n, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, एक उससे ज़्यादा है यानी कि n+1। लेकिन यहाँ n किसको बिलोंग करता है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये जो कंटेंट है ये हो गया एक्सरसाइज 1.1 के लिए। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जल्दी ही अपलोड होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, धीरे धीरे मैथमेटिक्स के सारे जो चैप्टर हैं वो इसमें अपलोड होंगे। एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन भी आपके पास अपलोड हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 11th का मैथमेटिक्स भी इसमें रहेगा, फिजिक्स भी रहेगा, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।